हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 10 जुलाई 2024 के दो प्रमुख समाचार, उस पर आधारित 5 प्रश्नों के देखते हैं। जिसमें से पहला समाचार है भारत रूस का 22वां शिखर सम्मेलन और उसके परिणाम। उसमें देखेंगे कि भारत और रूस को लेकर क्या क्या समझौते हुए हैं, संक्षिप्त में ही है। दूसरा है आरबीआई द्वारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन इंडेक्स 2021 से प्रकाशित किया जाता है। हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, इस बार भी प्रकाशित किया गया है और जिसमें बताया गया है कि पिछले साल से स्थिति बढ़ी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। और इसी पर फिर आधारित, इन्हीं दोनों पर आधारित 5 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ये दो देशों के बीच एक कह सकते हो कि अपने आप में एक बेहतर प्रणाली है आपस में संबंधों को बनाए रखने को, और उसी को लेकर 22वें शिखर सम्मेलन को लेकर जो पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था, भारत के प्रधानमंत्री रूस गए हैं। और ये देखिए, दोनों लोगों के बीच की केमिस्ट्री, ये तस्वीर वो है जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो कि लोगों को, यानी नेताओं को दिलों में जो है उनको थोड़ा सा धड़कन बढ़ा दी होगी। जो इनके समर्थक हैं जैसे चीन, और जो इनके विरोधी हैं रूस के जैसे अमेरिका, या जो भारत के समर्थक हैं जैसे अमेरिका और भारत का विरोधी है जैसे चीन, और दुनिया के अन्य देशों में। इसलिए इसको ज़रा हम समझेंगे। आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला है। तो देखिए, परिचय देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक रूस के आधिकारिक दौरे पर थे। और दोनों पक्षों ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2000 से जो है 2000 और 2001 में हमारे रूस के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई थी, और 2010 में इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज, ये 2 शब्द और विशेष और विशेषाधिकार जोड़ दिया गया है। और इस तरह की शब्द किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे दुनिया के कई सारे प्रमुख देशों के साथ है, अमेरिका के भी साथ है, जापान के भी साथ है, और भी देशों के साथ है। लेकिन स्पेशल और प्रिविलेज इसी के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत और रूस के संबंधों को बताता है। और इसकी मजबूती, इसी साझेदारी की मजबूती और अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं के अवसरण और पूरक दृष्टिकोण पर इन दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया है और इसे और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही में जो अगला है वो है कि उन्होंने, दोनों नेताओं ने इन बातों पर जोर दिया कि प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत और रूस, देखिए P4 की बात होती है, 4 पावर, अमेरिका, रूस, चीन और भारत, ये 4 शक्तियां हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये वो हैं जिनमें से आप कह सकते हैं कि यही इनके आपस के संबंधों में वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। इनमें से कोई अकेले बाकी तीनों को न परास्त कर सकता है। परास्त करने का मतलब है कि फिर वो युद्ध लायक दुनिया बचेगी ही नहीं, और न ही यह संभव है कि ऐसा दूसरा और देश करने देगा। भारत ही एकमात्र देश है जिनमें से इनके 2 देशों के साथ संबंध है, यानी चीन का है तो अमेरिका के साथ नहीं अच्छा संबंध है, भारत के साथ नहीं है। रूस का है तो अमेरिका के साथ अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है, और चीन के साथ है लेकिन भारत के साथ, तो भारत और रूस ही वो ऐसा चीज़ है जिसके पास इन 4 में से 2 देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। क्योंकि भारत और रूस का संबंध एक यूनिक संबंध रहा है, जो इतिहास में कभी भी वो उसमें कोई खटास वाली स्थिति नहीं आई है। उतार चढ़ाव होते रहे हैं, कभी मधुरता रही है, कभी उसमें शिथिलता रही है, लेकिन खटास या नकारात्मक संबंध नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी और इन आपस में इन देशों के साथ तो रहे ही हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत और रूस बहुध्रुवी दुनिया में, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण बात है। साथ ही में जम्मू कश्मीर में अभी जो कल आतंकवादी घटना हुई है, दागिस्तान और मॉस्को में जो आतंकवादी घटना हुई थी, इन सब की आतंकवाद की निंदा की गई है। साथ ही में 2030 तक दोनों देश $100 अरब के जो है व्यापार तक, अपने जो द्विपक्षीय व्यापार अभी 2023 में जो है $65 अरब है, उसको $100 अरब तक पहुंचाने पर यह बात की गई है। देखते हैं इनके समझौतों में क्या रहा है। तो देखिए, रक्षा और आतंकवाद, तो आतंकवाद रोधी ये तो एक प्रमुख मुद्दे हैं ही हैं और वो चलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार पे रहा है, राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने पर व्यापार निपटान, उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारे जैसे नए मार्गों के माध्यम से कार्गो कारोबार में वृद्धि, कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरक में व्यापार की मात्रा में वृद्धि, परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास,
डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश, संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देना, दवाओं की आपूर्ति पर सहयोग करना और मानवीय सहयोग, ये कुछ 9 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें और भी चर्चा हुई है। इनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझने की, थोड़ा सा और इससे डिटेल में और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार और आर्थिक साझेदारी। देखिए, भारत रूस के संबंध परंपरागत रूप से एक तरह से देखा जाए तो उसको लेकर रहे हैं। रक्षा, भारत रूस जो है रक्षा उपकरण को भारत को बेचता रहा है, भारत खरीदार रहा है। भारत के 65% रक्षा उपकरण जो है लगभग जो है किसी न किसी तरह से रूस पे ही आश्रित है। लेकिन इधर हाल फिलहाल के वर्षों में व्यापार भी महत्वपूर्ण हुआ है, खास तौर से जब से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल लेना शुरू किया है। और ये भारत का जो व्यापार अगर देखा जाए तो दुनिया, अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो चीन, अमेरिका के बाद रूस तीसरे स्थान पे हो गया है। और ये देखा जाए तो 65 अरब डॉलर का जो है व्यापार हमारे रूस के बीच में होता है। इसलिए इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए थारोली इसको पहले जो है देखने की ज़रूरत है। देखिए, 2023 में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि जब नेताओं द्वारा ये इसके पहले तय किया गया था कि हम अपने व्यापार को 2025 तक 30 अरब डॉलर पहुंचाएंगे, लेकिन 2023-24 में ही ये 65 अरब डॉलर हो गया है। लेकिन एक उसकी समस्या है कि 65 अरब डॉलर में 61 अरब डॉलर का भारत आयात कर रहा है और केवल 4 अरब डॉलर का निर्यात कर रहा है, यानी लगभग 60-61 डॉलर का हमारे पास हैवी व्यापार घाटा है। ये ऐसा व्यापार बहुत समय तक सस्टेनेबल नहीं रह सकता, ये भारत भी जानता है, रूस भी जानता है। इसको लेकर दीर्घावधि में संतुलित और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करने के लिए नेताओं ने क्या किया कि औद्योगिक सहयोग को मजबूत किया जाए, विशेष रूप से उन्नत और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नई तकनीकी और निवेश साझेदारी की जाए, यानी जो रूस का रुपया यहाँ पे रह जा रहा है उसको भारत में निवेश किया जाए और सहयोग के नए रास्ते और रूप खोजने के माध्यम से रूस को भारतीय निर्यात, यानी कैसे देखा जाए कि रूस को और ज़्यादा भारतीय निर्यात बढ़ाया जाए ताकि जो ये व्यापार घाटा है इसको कम किया जा सके, तभी ये व्यापार सस्टेनेबल रह सकता है। और क्या बात कही गई है, देखिए इनमें कहा गया है कि द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को अभी 65 अरब, उसको और तेज किया जाएगा और 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही में इन दोनों नेताओं ने इन्हीं व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए, निवेश के रास्ते करने के लिए, दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए 2030 तक रूस भारतीय आर्थिक सहयोग के लिए कार्यक्रम 2030 प्रोग्राम 2020, यही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है और व्यापार को 100 अरब डॉलर तक करने के लिए ये इसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, मुद्रा निपटान प्रणाली इसी व्यापार का हिस्सा है, क्योंकि दोनों देशों में एक यह है कि भारत जो आयात करेगा रूस से वो रुपए में देगा, रूस जो भारत से आयात करेगा वो रूबल में देगा, और इसके बाद जो चीज़ें बढ़ेंगी उसका इस्तेमाल रूस भारत में निवेश के लिए या अन्य तरीके से कर सकता है। तो इस पे भी ध्यान दी गई कि दोनों देश एक दूसरे के बीच में जो है रूपल रुपए में व्यापार करेंगे। और हालांकि इसके पहले रूस हार्ड करेंसी या डॉलर आदि की बात कर रहा था, लेकिन भारत वो सारी चीज़ें करेगा ही, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये हो रहा है कि रुपए रूबल में किया जाए ताकि सैंक्शन आदि चीज़ों से, पश्चिमी सैंक्शन से बचा जा सके। और रूस का जो दबाव युआन या रेनबी पे था चीन का, उसको भारत ने मना कर दिया है, तो उसमें कोई फिर बात ही नहीं हुई आगे। ठीक है, व्यापार संबंध में बाधाओं को दूर करना। रूस चूँकि जानता है कि भारत रूस से लेने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, तेल है, कोयला ले रहा है, रक्षा ले रहा है, लेकिन ये व्यापार घाटा घटता जाएगा तो एक तरफा लंबे समय तक नहीं है। और रूस को बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है जो भारत से हमें मिल सकती है, उसको लेकर रूस भी जो नॉन टैरिफ और नॉन टैरिफ सुरक्षा आदि जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत से व्यापार को, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और इन दोनों अधिकारियों ने सेवाओं और निवेश में भी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए और भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच में व्यापार मुक्त व्यापार वार्ता करने की बात की गई है। और यूरेशियाई आर्थिक संघ देखा जाए तो रूस के नेतृत्व में यूरेशिया के 5 सोवियत संघ देशों का है। इसमें रूस है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। तो ये जो संघ है इसके साथ भारत का FTA करने की बात भी इस पे चल रही है और उसमें सेवा और
अन्य चीज़ें देखिए, इसमें सेवा और निवेश दोनों और पहलू, व्यापार के साथ साथ सेवा और निवेश दोनों को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसी व्यापार में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की जा रही है। परिवहन, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और औद्योगिक क्षेत्र में भी आपसी संबंधों को मजबूत करने की बात की जा रही है। साथ ही में दोनों देश ऐसी सहायक और सब्सिडी कंपनियां बनाएंगे जो एक दूसरे के देशों में क्या कर सकें, जैसे भारत और रूसी कंपनियां एक दूसरे के बाजारों में सुविधाजनक प्रवेश कर सकें। इसको लेकर भी इनके बीच में समझौता हुआ है। परिवहन और संपर्क बढ़ाने के लिए देखिए, भारत और रूस के बीच में एक समस्या संपर्क को लेकर है। ऐसा रूस लैंडलॉक नहीं है, लेकिन एक तो या तो यूरोप को घूम के जाओ या तो ये पूरा सागर घूम के जाओ, लेकिन वो इलाका है। तो दोनों स्थिति से एक INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है या पूर्वी जो बाईपास है, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए इसमें ध्यान दे रहा है, ताकि ग्रेटर यूरेशियाइन स्पेस पे पूरी तरह से, जो यूरेशिया है, मध्य एशिया जिसे कहते हैं, यूरोप एशिया, उसके साथ भारत का जुड़ाव किया जा सके। इस संदर्भ में चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री मार्ग, ईस्टर्न मैरीटाइम गलियारा भी बनाने की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये तो 2001 से ही चल रहा है, इसको भी कार्यान्वयन में तेजी लाने की बात है। साथ ही साथ नॉर्थ सी या उत्तरी सागर मार्ग की क्षमता का भी उपयोग करने के सहित बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है और दोनों पक्ष कार्गो परिवहन के समय और लागत को कम करना चाह रहे हैं, ताकि यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके और INST मार्ग के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जा सके। रूस इस दिशा में पता है कि ये वो क्षेत्र है, इसलिए वो जो अपने प्रभाव वाले देश हैं उनको कोशिश कह रहा है, खासतौर से अजरबैजान और उस पे कि वो INSTC में रुकावट न करके उसको आगे बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, जो हमारा स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और जो इतना बड़ा व्यापार है ना 65 अरब का, उसमें पेट्रोलियम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, लेकिन इसमें नए नए क्षेत्रों को, जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही में हाल में अभी देखा होगा कि रूस से एक मालगाड़ी कोयले को लेकर आ रही है और रूस एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, और वहाँ से कैसे उस रूस के एंथ्रासाइट कोयले का भारत इस्तेमाल कर सके, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। साथ ही में रूस सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, रूस का जो फार ईस्ट क्षेत्र है वो कम जो है विकसित क्षेत्र है, लेकिन रिसोर्स और संभावनाओं से भरा पड़ा है, और रूस उस क्षेत्र के विकास के लेकर इस सम्मेलन भी करता रहता है। और दोनों देश जो है इस पे ध्यान दे रहे हैं कि 2024 से 29 की अवधि के लिए जो समझौता हुआ है इस फार ईस्ट सेक्टर को लेकर, उसमें ये लोगों ने सहमति व्यक्ताई है, नेताओं ने, और इसके साथ साथ आगे बढ़ने को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से असैन्य परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष सहयोग, दो अच्छा ऐसा सहयोग है जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। पहला है कि असैन्य यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोग, जैसे कुंडलकुलन, और उसमें उस क्षेत्र, उस सहयोग को और बढ़ावा देना है, वहाँ पे और इकाइयाँ लगानी है। साथ ही में BBER यानी वाटर जो है बॉइलिंग वाटर या वाटर एनर्जी रिएक्टर जो कहते हैं 1200 मेगावाट का, इस पे सहयोग, और इसको अन्य देशों में भी अगर इसको पहले तो इसमें ज्वाइंट किया जाएगा। साथ ही में देखिए संयुक्त विनिर्माण, इसके इंडियनाइजेशन की बात की जाएगी, न्यूक्लियर ये जो है प्रोजेक्ट की। साथ ही में इसे किसी तीसरे देश में भी अगर सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो रूस और भारत सहयोग करने के तरीके हैं। देखिए रूस कोशिश कर रहा है कि वो भारत और रूस दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सिर्फ रक्षा के साथ ही न रहे, आर्थिक क्षेत्र में भी इतना एकीकृत कर दिया जाए। और रूस को भी पता है कि भारत की संभावनाएं बहुत है, और भारत को भी पता है कि रूस के पास रिसोर्स और तकनीक बहुत है, तो इन दोनों का अच्छा सहयोग हो सकता है, इसलिए इधर प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रूस के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अगर पिता कहा जाता है तो रूस का ही है, उसका महारत है। उन दोनों देशों में, जैसे इसरो में और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉम में सहयोग हो रहा है, ताकि बाह्य अंतरिक्ष की उपयोग किया जा सके, अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किया जा सके, उपग्रह नेविगेशन किया जा सके। साथ ही में दोनों पक्ष रॉकेट इंजन के विकास, उत्पादन और उपयोग में भी पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो क्या किया जाए, यानी रॉसकॉम और इसरो
इस दिशा में भी कि संयुक्त स्तर पर रॉकेट डिजाइन और निर्माण के लिए भी पहल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सैन्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, तो देखिए सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग दोनों के लिए अगर देखा जाए तो अभी तक के जो संबंध हम देखते रहे उसमें सबसे डिफाइनिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि भारत अपने रक्षा प्लेटफॉर्म यानी सुखोई देखा जाए, मिग देखा जाए, AK-47 देखा जाए, एक मतलब टैंक जितना सब देखा जाए उसके 60 से 65 से 70% के लिए रूस पर निर्भर है। और भारत अभी आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, इसीलिए वो दूसरे देशों में भी जा रहा है, इसको रूस समझ रहा है। और दुनिया के अनेक देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की भी स्थिति में हैं, यहाँ तक कि अमेरिका जो किसी और देश को नहीं करता है, वह अभी भारत को फुल्ली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कह रहा है, और फ्रांस आदि भी कह रहे हैं। ऐसे में रूस ने भी कहा है, अब रूस की मजबूरी है, रूस ने भी कहा है कि वो जो है इसके लिए रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विकास करेगा, सह विकास, सह उत्पादन, और भारत में संयुक्त अनुसंधान और संयुक्त निर्माण भी किया जाएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, जिसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और संयुक्त उद्यम जैसे ब्रह्मोस आदि के तहत भारत में निर्माण किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत के जो रक्षा उपकरण हैं उनके लिए किया जा सकता है। साथ ही में दोनों पक्षों के सहयोग से किसी तीसरे ऐसे मित्र जो दोनों देशों का मित्र देश हो या कम से कम शत्रु नहीं हो, उनको भी इन रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा सकता है। यानी कि अब रक्षा खरीदार और उससे ज़्यादा बढ़ के अब ये संयुक्त रूप से रक्षा के उत्पादक और निर्यातक बनने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो है उसमें है कि आतंकवाद से निपटने में सहयोग। रूस दोनों नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और रूस के राष्ट्रपति ने जो अभी कठुआ में जो हमला हुआ है या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं दिख रही है, दागिस्तान में जो हमला हुआ है, मास्को में जो हमला हुआ है, उसको लेकर निंदा की है। और साथ ही में ये भी कहा है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं इनको जो है निपटने के लिए सहयोग और मजबूत करने की चेतावनी देती हैं। कहते हैं कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के उन्होंने लड़ाई का आह्वान किया है। और ये भी कहा है कि आतंकवाद से निपटने में राज्यों, उनके सक्षम अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान आदि जो जैसे देशों के लिए ये है कि भाई तुम्हारे यहाँ से आतंक फैल रहा है तो तुम्हारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, काले धन, धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण जैसी मादक पदार्थों की तस्करी आदि के मुकाबला करने में भी इन दोनों देशों ने आपस में सहयोग करने की बात की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और चिकित्सा उन्नति का एक क्षेत्र है जिस पे भी ये चर्चा किया गया है, तो इसको आप लोग देखिएगा। जैसे विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। साथ ही में अगर देखा जाए कि शैक्षणिक उच्च तकनीकी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक आदान प्रदान और इंटर्नशिप की बात की जा रही है, यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी जो स्थिति हमारी अमेरिका के साथ है उसी तरह की स्थिति रूस के साथ बढ़ावा देने की बात की जा रही है। दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के लिए भी आपूर्ति में व्यवस्थित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूस में भारतीय चिकित्सा संस्थानों की शाखाएं खोलने की भी बात की जा रही है। कहीं ना कहीं ये एक बढ़ावा है कि हमारी जो मेडिकल एक्सपर्टीज़ है, मेडिकल संस्थाएं हैं, वो वहाँ पे अपनी ब्रांच स्थापित कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र में भी सहयोग की बात है कि कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरकों को रेगुलर सप्लाई करने के लिए भी इनमें बात हुआ है। साथ ही में स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी प्रतिबंधों और निषेधों को भी हटाने की बात की गई है कि एक दूसरे को लेकर कृषि उत्पादों का जो है आयात निर्यात किया जा सके। ठीक है, मानवीय सहयोग पर भी बात चली है कि शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में भी सहयोग की बात की गई है। और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भी दोनों देशों ने बल दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यूक्रेन के मुद्दे को बात कहा गया है कि बातचीत और कूटनीति सहित यूक्रेन मुद्दे को हल किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधार पर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान द्वारा ये मुद्दा हल किया जाना चाहिए। और जो एक हमला हुआ है एक बच्चों के अस्पताल पे या बच्चों के सेंटर पे, उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है निंदा की है। और संभवतः रूस के राष्ट्रपति के सामने ये कहने वाले वो पहले कोई अगर कह सकते हो कि शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष हैं। पीठ पीछे तो जाए जो कह सकता है वो पे कहता है, और ये भारत और रूस के संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक, इसको देखें ज़रा। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक जो देश भर में वित्तीय समावेशन की लिमिट दर्शाता है, मार्च 2024 में
64.2 पर पहुंच गया है और मार्च 2023 में 60.1 था। ये भले मार्च का तक आंकड़ा है, लेकिन ये जुलाई में प्रकाशित किया जाता है हर साल, और इस सूचकांक में सुधार सभी उप सूचकांकों, ये एक्चुअल में 3 उप सूचकांक होते हैं, उनको अभी हम देखेंगे, उन सभी में सुधार दिखाई दे रहा है। और इसमें से जो मुख्य रूप से दिख रहा है वो उपयोग आयाम है, उपयोग जो उपलब्धता या उपयोग है, यूजेस जो होती है, यानी लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इन्हीं 3 सूचकांकों में से एक उपयोग भी सूचकांक है, गुणवत्ता है, उपयोग है, पहुंच है। तो इन 3 में से जो उपयोग आयाम है उसमें बेहतर जो दिखाई दे रहा है स्थिति। जरा से देखते हैं कि वित्तीय समावेशन सूचकांक से पहले देखते हैं वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो देखिए, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफ़ायती वित्तीय उत्पादों सेवाओं तक पहुंच हो, जो उनकी आवश्यकताओं, लेन देन की, भुगतान की, बचत की, ऋण की, बीमा की, इन सारे क्षेत्रों में जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से पूरा करती हो। यानी लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा जैसे वित्तीय जो क्षेत्र हैं उसमें लोगों के पास, व्यवसायों के पास उपयोगी और किफ़ायती वित्तीय उत्पाद हों, और ये जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल और टिकाऊ तरीके से, यानी सस्टेनेबल तरीके से, ऐसा नहीं कि वो नुकसान पहुंचा दे, तरीके से वो उनका उपयोग करे। और वित्तीय समावेशन का गुणक प्रभाव समग्र आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने, गरीबी और असमानता को कम करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में होता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंकों के साथ जोड़ा जाना। ठीक है, अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का कहना है कि वित्तीय समावेशन अत्यधिक गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके जो 17 लक्ष्य हैं उसमें से 7 लक्ष्य को टारगेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक की भारत में क्या स्थिति है उसको जांचने के लिए 17 अगस्त 2021 से ये लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे लोगों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाएं मिले, समय पर मिले, पर्याप्त मिले, और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इसको जांचने के लिए ये किया गया है। और इसमें जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में देखता है वो सरकार का भी देखता है, सरकार और संबंधित क्षेत्र के नियामकों से परामर्श करके बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, साथ ही पेंशन क्षेत्र का विवरण है। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए चीज़ों के आधार पर वह इंडेक्स देखता है। और देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एफआई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का प्रकाशित हुआ था। ये 0 से 100 के आंकड़े में चलता है। 0 मतलब बिल्कुल फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, 100 मतलब पूरी तरह से वित्तीय समावेशन है। अभी जैसे देख ही रहे थे कि ये हर साल जुलाई में प्रकाशित करता है, तो जुलाई में जो प्रकाशित किया गया है वो 64 है, पिछले साल के 60 से अपेक्षा बढ़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम वित्तीय समावेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अगर देखें कि वित्तीय समावेशन सूचकांक के पैरामीटर क्या हैं, तो इसमें 3 पैरामीटर हैं, 3 आयाम हैं, पहुंच है, उपयोग है और गुणवत्ता है। ठीक है, इसके प्रत्येक के अलग अलग भार होते हैं। जैसे पहुंच का है 35% भार है, यानी पहुंच का 35% है। 100 में अगर 100 है तो उसमें 35 पहुंच का होगा। उपयोग का 45 है, सबसे ज़्यादा है, और इस बार वाले में उपयोग में ही वृद्धि दिखाई दी है। और गुणवत्ता भी 20% है, यानी कि जो 100% पूरा सूचकांक तैयार किया जाता है उसमें पहुंच का 35, उपयोग का 45 और गुणवत्ता का 20 किया जाता है। और यह सूचकांक में जो ये पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता है, इसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देखें कि सूचकांक की अनूठी विशेषता क्या है, गुणवत्ता पैरामीटर, यानी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े, इसके लिए वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, सेवाओं में असमानताओं और कमियों को दूर करने पर बल दिया जा रहा है। और यह जो सूचकांक है एफआईए फाइनेंशियल इंक्लूजन सूचकांक, वो बिना किसी आधार वर्ष के बनाया गया है। इस तरह यह वित्तीय समावेशन की दिशा में वर्षों से सभी हितधारकों के प्रयासों को दर्शाता है कि कैसे एक जो है एक्युमुलेशन हो रहा है, यानी किसी वर्ष को नहीं ले रहा, लगातार जो पीछे हुआ है उसमें और जो जुड़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखा गया है। जब मार्च 2021 को समाप्त, यानी 17 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, तो मार्च 2021 के लिए आया था 53.9, वो पीछे देखा मार्च 2017 की अवधि के लिए 43.4, मार्च 2024 में 64.2 है। यानी कि देखा जाए तो ये लगातार इंक्लूजन बढ़ता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसके दर्शाता है कि भारत में वित्तीय समावेशन हो रहा है।
इसके साथ साथ आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए इसके लागू करने, इंडेक्स को लागू करने के पहले ही 10 जनवरी 2020 को एक रणनीति, राष्ट्रीय रणनीति लाया गया था, जिसके तहत 6 रणनीतिक उद्देश्य तय किए गए थे। जैसे वित्तीय सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, वित्तीय सेवाओं का बुनियादी गुलदस्ता होना चाहिए, बेसिक वहाँ होना चाहिए जिसमें कई सारी चीज़ें हों, ऋण हो, जमा हो, आप बीमा होना चाहिए और भी पेंशन आदि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए। आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच होना चाहिए, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा होना चाहिए, ग्राहक संरक्षण, शिकायत निवारण भी होना चाहिए और साथ ही इफेक्टिव जो है इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन या प्रभावी समन्वय होना चाहिए। तो ये आज आपके न्यूज़ हैं। आइए जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापार और आर्थिक साझेदारी के पहलू के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को और तेज करने और बनाए रखने के उद्देश्य से 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। दीर्घावधि में संतुलित और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापार हासिल करने के लिए रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर आपको 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है, चर्चा में रहे यूरेशियन आर्थिक संघ रूस के नेतृत्व में 5 पूर्व सोवियत संघ राज्यों का संघ है। इस संघ में निम्नलिखित कौन सा देश शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान और अजरबैजान। ठीक है। तीसरा है, भारत और रूस के मध्य सैन्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों पक्षों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के भारत में संयुक्त विनिर्माण और प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी है। ठीक है। हालांकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से रूसी मूल के हथियारों के भारत में संयुक्त विनिर्माण केवल भारतीय सेनाओं के उपयोग के लिए होगा, निर्यात के लिए नहीं। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर ये 4 विकल्प हैं, आप इनको चुनिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय समावेशन सूचकांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2017 में, अगस्त 2021 में, नवंबर 2021 में, अप्रैल 2023 में। ठीक है। लास्ट है, चर्चा में आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इस सूचकांक में समान भार वाले 3 व्यापक पैरामीटर पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल है। इस सूचकांक के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया गया है और इसके आधार पर विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।